नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने जिसकी शुरुआत आज से कुछ समय पूर्व हो चुकी थी। हमने एक सेशन किया था जिसमें कोचिंग्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार से कुछ कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन करके विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं। आज चर्चा इसी बात की है कि कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। और वो गाइडलाइंस क्या हैं जिनके चलते अब फर्जी विज्ञापन संभवतः रुक जाएंगे, आज के सेशन में इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज से लगभग 2 महीने पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि किस प्रकार कोचिंग संस्थानों के द्वारा टॉपर्स को सभी लोग दिखा देते हैं, या फिर कोचिंग विद्यार्थियों को यह भ्रमित किया जाता है कि कितने बच्चे उनके यहां से सेलेक्ट हुए हैं। इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं दी जाती है। कई कई सिलेक्टेड कैंडिडेट हर संस्थान में लगभग दिखाई दे जाते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान एक ही प्रकार की तस्वीरें छापकर ये बताते हैं कि वो विद्यार्थी वहीं से पढ़ा है। ये स्पष्टता तो रहती ही है क्योंकि विद्यार्थी अपनी तैयारी के दौरान सफलता के अंदर काफी सारे संसाधनों का उपयोग करता है। ऐसे में संभवतः किसी ना किसी कोचिंग का किसी ना किसी प्रतिशत में सहयोग रहा होता है, लेकिन नए विद्यार्थी के लिए यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अल्टीमेटली उस विद्यार्थी ने कहां से अध्ययन किया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी भ्रम की स्थिति में होता है और भ्रम की स्थिति में उसे स्ट्रेस की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ऐसे कुछ विज्ञापन हैं जहां पर एक विद्यार्थी जो चयनित है उसे कई कई संस्थानों से चयनित दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में एजुकेशन मिनिस्ट्री हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए एक रेगुलेशन लेकर आई है या विनियमन लेकर आई है। किस तरह की एज लिमिट्स रहेंगी, क्या पढ़ाने वालों की क्वालिफिकेशंस रहेंगी, मेंटल हेल्थ पर क्या फोकस रहेगा, तमाम बातें आज के सेशन में पता चलने वाली हैं क्योंकि सुर्खी बन चुकी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अनाउंसेस न्यू रूल्स फॉर कोचिंग सेंटर्स। आप यहां पर सुर्खियों को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस को हमने अपने ट्विटर पर आप लोगों के साथ में साझा भी किया था, जिसको बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया। जिनमें से ये मेजर गाइडलाइंस थी कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं हो सकेगा, कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्य शिक्षक नहीं रख सकेगा, कोई भ्रामक विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा, छात्र का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही हो सकेगा। साथ ही साथ अगर ऐसा उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और भविष्य में उस कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकेगा। आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने, आग लगने की घटनाओं को रोकने, सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षण पद्धतियों के बारे में भी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने निकल कर आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गाइडलाइन आफ्टर ऑल लाई क्यों गई। तो आपको याद होगा इस पर भी हमने आज से लगभग 4 महीने पहले सेशन किया था, जब बताया था कि कोटा के अंदर 1 साल में 23 सुसाइड हुए और 1 दिन में 2 बच्चों ने सुसाइड किया। उन बड़े कारणों में यह बात निकल कर आ रही थी कि अल्टीमेटली विद्यार्थी इतना अंडर प्रेशर रहता क्यों है। ऐसा क्या है उस विद्यार्थी के जीवन में जिसके कारण वो तनाव में चला गया। तो उस तनाव के अंदर बड़े कारणों में पता चला था कि वो भ्रामक विज्ञापनों से प्रेरित है। भ्रामक विज्ञापन से प्रेरित क्यों है? क्योंकि यह दिखाया जाता है कि इस कोचिंग संस्थान से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि इतने लाख बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, इतने हजार बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से इतने से बच्चे सेलेक्ट हुए। इस विद्यार्थी के मन में जो भ्रम स्थिति पैदा होती है उससे वो सोचकर तो यह आता है कि उसका नंबर अब नेक्स्ट होगा, लेकिन उसे यह नहीं बताया जाता कि आप बैंकर हो, रैंकर नहीं हो। रैंकर का चयन तो स्कूल और कोचिंग वालों ने पहले ही कर लिया है कि यही बच्चा टॉप करके आगे निकलेगा। अगर आप बैंकर हो तो आपको बस पैम्पर किया जाता है कि बेटा खुश रहो, तुम्हारा जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। और जैसे ही अचानक उस बच्चे को सच्चाई का साक्षात्कार होता है कि मेरी तो बस केवल और केवल पूंजी यहां की बैंक अकाउंट भरने में चली गई, कोचिंग वालों को पहले से पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जब उसे यह सच्चाई का साक्षात्कार होता है तो वो दुनिया में अपने आप को अकेला पाता है और ऐसी सुर्खियां बन जाती हैं। यह बड़ा कारण था और यह बड़ा कारण केवल कोचिंग्स तक ही नहीं है, बड़े बड़े कॉलेजेस पर भी लागू है। जैसे आईआईटीज के बारे में कहा जाता है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का प्लेसमेंट होता है और संभवतः यही कारण है कि बच्चे कोटा जैसे बड़े जगह पर पढ़ने इसलिए जाते हैं कि वहां से पढ़कर वो एक दिन आईआईटी पहुंच जाएंगे या फिर वो नीट की परीक्षा पास करके एक दिन डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थितियों का क्या करें जब आईआईटी कानपुर में 1 महीने के अंदर 3 सुसाइड हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां और ज्यादा चिंता व्यक्त करती हैं कि आफ्टर ऑल इतने उच्च संस्थानों में भी जाकर बच्चे अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि यह अपने आप में चिंता करने की बात है। आज ही की खबर है, आईआईटी कानपुर के अंदर विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। तीसरी आत्महत्या है, 3rd सुसाइड इन ए मंथ। तो आईआईटी जाने के लिए जहां बच्चा पढ़ रहा है, नहीं होने पर सुसाइड कर रहा है, वहां जाकर क्यों सुसाइड कर रहा है?
तो ऐसी स्थिति में तो ये बड़ी स्थिति दयनीय हो जाती है। और तो और यहां पर जो सुसाइड के आंकड़े हैं वो बच्चों से लेकर के बड़ों के बीच में विद्यार्थी जीवन में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 4 घंटे के अंदर 2 सुसाइड का नॉर्मल आंकड़ा है। अगर आप अपने पुराने आंकड़े उठा के देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 2021 में 13,000 विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हर साल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, सुसाइड करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आपको आश्चर्य होगा कि एक दिन में भारत में 35 विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी होने की बड़े कारणों में जिन माध्यमों को विद्यार्थी अपनी सफलता के लिए चुनता है, जिस आशा के साथ उनको अपना सारथी मानता है, उनके माध्यम से उसके साथ जब कोई ऐसी घटना होती है कि यार यहां तो मैंने सोचा था कि इनके यहां से इतने बच्चे निकले, ऐसा तो हुआ ही नहीं। इन्होंने सपना दिखाया था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा तो हुआ ही नहीं। इन्होंने कहा था कि देखो फलाने सिंह के यहाँ मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, वो तो इसके यहाँ से हुआ ही नहीं। इसने ये तो बताया ही नहीं था कि मैंने 1 लाख बच्चे पढ़ाए थे, तब जाके 200 बच्चे निकले थे, ये तो इसने बताया ही नहीं। ऐसी जो चीजें होती हैं अल्टीमेटली उनका बच्चे के मनस में एक अंतस्थ प्रभाव पड़ता है और ऐसी स्थिति में उसका जो असर है वो उसके व्यक्तित्व पर पड़ने लगता है। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्नातक से कम योग्यता प्राप्त तो ट्यूटर आपको नहीं रखना है। बहुत से कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो 12th पास ट्यूटर्स को रखे हुए हैं। बस साहब 12th के बाद इनकी बढ़िया रैंक आ गई थी, हमने इनको कॉलेज जाने से रोक दिया। तो बोले साहब इनको आपको ट्विटर भी रखने हैं अगर कोचिंग संस्थानों में, तो वो कम से कम ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोचिंग केंद्र में नामांकन करने के लिए भ्रामक वादे, रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दोगे आप। जैसे आप बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि साहब हमारे यहां से इतने बच्चे पास हुए, इतनी रैंक निकल कर आई। आप नहीं करेंगे क्योंकि ये भ्रम पैदा कर सकते हैं, और अगर है तो सत्यता प्रमाणित करिए। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, आजकल क्या हो गया है, अगर आप कोटा में हैं और कोटा में नहीं है तो कोटा के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे आजकल 9th 10th में ही कोचिंग शुरू हो गई है। बच्चे 9th 10th में ही कोचिंग जा रहे हैं। बड़ी संख्या में फाउंडेशन की कोचिंग करने के लिए 9th 10th में बच्चे कोचिंग जा रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी रेगुलर स्कूलिंग छूट चुकी है क्योंकि वो तो शाम को कोचिंग जाते हैं। ऐसी स्थिति में साफ कर दिया गया है कि 16 वर्ष से कम, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा पढ़ने बैठता है तो 10वीं उसके 16 साल की उम्र तक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 9th 10th का बच्चा अब कोचिंग नहीं जा पाएगा, ये सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। और तो और छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा पास होने के बाद ही किया जाएगा। यहां भाई अब इसकी 10th हो गई है, अब कर सकते हो। साथ ही साथ कोचिंग की गुणवत्ता और उसमें दी जाने वाली सुविधाएं और उस कोचिंग केंद्र के यहां पढ़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे की संबंधित में भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने का कारण नहीं बनेगा और प्रकाशन में शामिल नहीं होगा। यानी विज्ञापन पर पूरी तरह से जो अभी तक विज्ञापन आते थे, अब देखना होगा किस तरह के कोचिंग संस्थान विज्ञापन लाते हैं भविष्य में, क्योंकि फिलहाल जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ी सख्त हैं कि आप भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करेंगे। साथ ही साथ उस स्थिति में पंजीकृत नहीं होगा यदि प्रति छात्र के लिए स्थान की आवश्यकता न्यूनतम अपेक्षित स्थान से कम हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि असल मायने में आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे कोचिंग संस्थान, जैसे आप देखिए कि 2 डिफरेंट कोचिंग्स ने अपने सेम 9 टॉपर्स दोनों ने दिखा दिए थे। ऐसा IIT JEE नीट में भी होता है, सेम ऐसा ही UPSC के अंदर भी आप हो सकता है। देखते हैं नीट के अंदर भी सेम टॉपर्स 2-2 संस्थानों द्वारा कॉमन रूप से दिखाए गए थे। ऐसे ही UPSC के अंदर सारे टॉपर्स लगभग एक दूसरी कोचिंग के अंदर दिखाई दे जाते हैं। आप इसके बहुत सारे विज्ञापन यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे किसी भी ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं वो नहीं लेंगे जिसके ऊपर नैतिक अधमता से जुड़े हुए किसी अपराध में उसे दोषी ठहराया गया हो। समटाइम्स कुछ लोगों के ऊपर चरित्रहीनता के लांछन लगे होते हैं, कुछ लोग अपराधी प्रूव हो जाते हैं, उनको कोचिंग संस्थानों द्वारा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ जब तक मतलब पंजीकृत तब तक कोई संस्थान नहीं होगा जब तक उसने दिशा निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्श प्रणाली ना रखी हो। कोचिंग संस्थानों के पास ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम पाठचर्या पूरे होने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और ली जाने वाली फीस और आसान निकास पॉलिसी, फीस प्रतिदाय नीति, केंद्र से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वालों में सफल छात्रों की संख्या का अपडेटेड विवरण देने वाली एक वेबसाइट देनी होगी कि हमारे यहां से इतने बच्चे पढ़े थे, इसमें से इतने लोग सेलेक्ट हुए, अगर आप विज्ञापन देते हैं तो। कोचिंग केंद्र स्थानीय क्षेत्र अधिकार में या प्रयोज्य पंजीकरण के पृथक नियमों सहित विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमनों आदि का पालन करेगा। साथ ही साथ फीस के लिए कहा गया है कि ट्यूशन फीस उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए।
उसकी रसीदें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोचिंग केंद्र को विभिन्न पाठ्यक्रमों, उनके पूरा होने की अवधि, कक्षाओं की संख्या, व्याख्यान, ट्यूटोरियल्स, छात्रावास सुविधाएं और ली जाने वाली फीस, आसान निकास पॉलिसी, फीस प्रतिदान निधि आदि का उल्लेख करते हुए पूरी एक विवरणिका जारी करनी होगी। कैसे कैसे, यानी कि जब कोई विद्यार्थी कोचिंग में प्रवेश लेने जाता है, यहां पर कोचिंग से अर्थ ऑफलाइन कोचिंग्स का है, जो प्रायः देख करके लग रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से ऑनलाइन के लिए कोई गाइडलाइंस स्पष्ट रूप से अलग दिखाई नहीं पड़ रही है। यहां पर विवरणिका जिस तरह की बात की गई है, ये ऑफलाइन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि परिसर की आवश्यकता ऑफलाइन में पड़ती है, ऑनलाइन में तो बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा होता है। यह विवरण भवन के परिसर के प्रमुख और सुलभ स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। कोचिंग केंद्र द्वारा अपने नामांकित छात्रों को, जो विवरणिका है जिसमें कि आप पहले से ही जानकारी देकर रखेंगे कि हमारे कोचिंग संस्थान में क्या क्या चीजें मिलेंगी, कैसे कैसे मिलेंगी, उसके नोट्स और सामग्री की अलग से फीस नहीं वसूली जाएगी। ऐसा इसलिए कई बार जो ऑफलाइन संस्थान होते हैं, इनके द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाने के एंट्री के बाद इनकी समझ ना आने पर भी फीस रिफंड नहीं की जाती है। कई तरह के केस ऐसे निकल के आते हैं जो कोर्ट तक पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर सारे नियम प्रतिनियम बनाए गए हैं कि क्या क्या नियमों की पालना होगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा गया है कि कई बार संस्थानों में पढ़ते समय विद्यार्थियों के पास बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक छात्र के लिए न्यूनतम 1 वर्ग मीटर का क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। साथ ही साथ अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का भी पालन करना होगा। सरकार द्वारा निर्धारित समुचित अधिकारियों अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र भी देना होगा। छात्रों की सहायता के लिए कोचिंग केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा किट, चिकित्सा सहायता, उपचार सुविधा देनी होगी। अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं के लिए डॉक्टर, पुलिस हेल्पलाइन विवरण, अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन आदि जैसी रेफरल सुविधाओं की सूची भी प्रदर्शित की जानी होगी। पूरी तरह से भवन विद्युतीकृत होगा, अच्छा हवादार और भवन के प्रत्येक कक्ष में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होगी, पीने योग्य पानी की व्यवस्था होगी, सीसीटीवी केंद्र की व्यवस्था होगी, शिकायत पेटी की जगह होगी, शिकायत समस्याओं के निवारण के लिए समिति होगी, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था होगी। ये सारी की सारी चीजें कोचिंग संस्थानों को ध्यान रखनी होंगी। साथ ही साथ निर्धारित समय में कक्षाएं पूरी करनी होंगी, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट तक क्लासेस नहीं चलानी होंगी। जो विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं उसके समय पर कोचिंग नहीं चलानी होगी। पढ़ाई के अंदर अतिरिक्त सहायता केवल सहायता कक्षाओं के रूप में दी जाएंगी। कक्षा की समय सारणी प्रॉपर तरीके से देनी होगी। छात्रों को आराम करने के लिए, पढ़ाई का रिवीजन करने के लिए तैयारी की जगह देनी होगी। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई त्योहार आ रहा है या कोई ऐसी स्थिति है कि बच्चे को घर जाना चाहिए, उस समय पर कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी। कोई संडे है या कोई छुट्टी अगर रखी गई है तो उससे अगले दिन टेस्ट नहीं रखा जाएगा। पता चले कि बच्चा उस दिन पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि संडे था, तो संडे उसने टेस्ट की तैयारी में निकाल दिया। इस तरह की चीजें नहीं की जाएंगी। एक प्रकार से ये तमाम वो चीजें की जा रही हैं जिसके चलते माइनर्स, मतलब जिस तरह की गाइडलाइंस आई हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो छोटे बच्चे हैं जो कि कोटा जैसी जगह पर पढ़ रहे हैं या कहीं दिल्ली और बड़ी जगह पर पढ़ रहे हैं, हैदराबाद जैसी जगह पर पढ़ रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की गाइडलाइंस दी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में कोचिंग सेंटर्स का जो प्रभाव है उसके ऊपर, मतलब इन गाइडलाइंस का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर ऐसी स्थिति होती है, ऐसी नियामक प्रणालियां आती हैं, तो निश्चित ही कोचिंग से विद्यार्थियों को मानसिक तनाव में तो राहत मिल ही जाएगी। साथ ही साथ काउंसलर और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी यहां पर बातें की गई हैं। लेकिन एक बड़ा बात निकल कर आती है कि आफ्टर ऑल विद्यार्थियों को कोचिंग जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और इन केस अगर कोचिंग गए भी हैं और अगर किसी कोचिंग ने इन गाइडलाइंस को नहीं माना तो फिर क्या फैसला किया जाएगा। ऐसी स्थिति में 3 प्रावधान रखे गए हैं। पहले अपराध पर 25,000 का दंड है, फिर 1 लाख का दंड है, और तीसरे अपराध पर पंजीकरण ही रद्द करने की बात की गई है। यह बात भी प्रूवन है कि 94% एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने नीट कोचिंग क्लास 11th में ही शुरू कर दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में जितने भी स्कॉलर्स हैं उसने समय समय पर कहीं ना कहीं क्लासेस ली हैं, मतलब मैक्सिमम लोग क्लासेस लिए हुए पाए गए हैं। ऐसा एनएसओ का रिपोर्ट है कि हर 3 में से जो हाई स्कॉलर्स हैं हमारे देश में, उन्होंने प्राइवेट कोचिंग तो ली है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी स्थिति में कोचिंग हमारे देश की एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी है, पैरेलल आवश्यकता बन चुकी है। पेरेंट्स तक ये मानने लगे हैं कि कोचिंग विद्यार्थियों के लिए जरूरी है क्योंकि स्कूली शिक्षा में उन्हें वो स्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाल ही में बियॉन्ड बेसिक्स नाम की एक सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 14 से 18 साल तक के 86.8% बच्चे स्कूल में हैं
और यह बात है कि उनमें से 25% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। 7वीं से 12वीं तक के पढ़ने वाले करीब 1/4 बच्चे ठीक से दूसरे दर्जे की किताब तक नहीं पढ़ पाते हैं। इसका मतलब स्कूली शिक्षा के अलावा कोचिंग की तो आवश्यकता होती है, बट अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि क्या अब प्राइवेट ट्यूशंस भी बंद हो जाएंगे? कोचिंग संस्थानों के रूप में जो चल रहे प्राइवेट ट्यूशंस हैं क्लास 10 तक, उन पर क्या असर होगा? स्कूली शिक्षा के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई का क्या होगा? क्योंकि कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा ली जाती है एक अच्छी डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए, पर्सनैलिटी मतलब पर्सनलाइजेशन ऑफ स्टडीज के लिए, न्यू लर्निंग स्टाइल सीखने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो फिर आने वाले समय में कंपटीशन और चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि 10वीं तक तो बच्चा कोचिंग ले नहीं पाएगा। अब 11वीं में जब वो गया है तो फिर उसको एक साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, ऐसा लोगों का मत है, परिवार वालों का भी मत है। साथ ही साथ कोचिंग लेने से नुकसान क्या होते हैं? भाई पैसा तो खर्च होता ही है, बच्चों के ऊपर एडिशनल बर्डन बढ़ता है, और ऐसी स्थिति में वो बच्चे जो कोचिंग लेने लायक नहीं है, जिनको कि पहले से ये पता चल गया कि यार इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप उनका एंट्रेंस टेस्ट ले लीजिए। कोचिंग संस्थानों के लिए ज्यादा आवश्यक होगा कि वे बहुत से बच्चों का पहले टेस्ट ले लें, ताकि उनके टेस्ट के आधार पर वो परिवारजनों को बता सकें कि सर संभावना कम है, आपका बच्चा लग नहीं रहा है कि ये इस स्तर का होगा, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो हम तैयारी कराएंगे। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है परिवारजनों को संतुष्ट करने के लिए। कोचिंग संस्थान पहले टेस्ट लें और टेस्ट लेकर के उन्हें अपने स्तर पर तैयारी करने के दिशा निर्देश दें। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखें, आप जरूर बताएं कोचिंग संस्थानों के साथ में और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार को और कौन सी गाइडलाइंस लानी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप में से यदि कोई भी साथी मेरे साथ जुड़ करके जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज और कल में आपको मात्र 1999 में एडमिशन बचा है। परसों से एडमिशंस तो रहेंगे, लेकिन यही कीमत 3000 हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।